Welcome back to my channel. In this video, we will discuss the last part of chapter The Qualitative Value Problem, Unit 3, DSC Economy, State and Society. In this video, we will discuss the seventh part of this chapter, the fetish character of commodities. Let's start. In Marxist philosophy, the term commodity fetishism describe the economy relationship of production and exchange as being social relationship that exist among things, money and merchandise, and not as a relationship that exists among people. This is the definition of commodity fetishism. Marxist philosophy में commodity fetishism relationship define करता है, describe करता है between the और रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन और एक्सचेंज, एक सोशल रिलेशनशिप जो कि प्रोडक्ट्स या थिंग्स के बीच में एग्जिस्ट करे, नॉट एज ए रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट अमंग पीपल, इज कमोडिटी फेटिशिज्म अकॉर्डिंग टू मार्क्स. ओवरव्यू क्या है? एक्सचेंज वैल्यू रिप्रेजेंट अ रिलेशनशिप बिटवीन प्रोड्यूसर्स विद इन अ डिफाइंड डिवीजन ऑफ लेबर. प्रोड्यूसर एक डिफाइंड डिवीजन ऑफ लेबर के थ्रू एक्सचेंज वैल्यू करेंगे, वो कमोडिटीज का फेटिश कैरेक्टर होगा. सोशल रिलेशंस, ये क्या कहता है? द एनालिसिस रिवील्स द अंडरलाइन सब्सटेंस ऑफ सोशल रिलेशन मेयर ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्म्स. ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्म्स की बजाय सोशल रिलेशन अंडरलाई करता है in this fetish character. So social relations is the thing which measures. In other words, we have looked beneath the forms of social relations to discover the substance of social relation. That we are able to do this. However, ये हम कैसे कर सकते हैं? No, that is the no indication that the forms are unimportant. सोशल रिलेशन देखेंगे बियॉन्ड मेयर ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्म. इसका मतलब ये नहीं है कि फॉर्म्स अनइम्पोर्टेंट है, वो भी इंपॉर्टेंट है. अब इसका मतलब क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्म्स की बजाय सोशल रिलेशन देखेंगे इन प्रोडक्ट्स के बीच में, तो ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्म्स इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इनका भी इंपॉर्टेंस है. अब वो क्या है? रियलिटी परसेप्शन. रियलिटी इज understood through its forms. जो रियलिटी है, रियलिटी परसेप्शन और फॉर्म्स, ये कैसे अंडरस्टूड किया जा सकता है? थ्रू फॉर्म्स, मेकिंग द फॉर्म्स सिग्निफिकेंट डिस्पाइट द डीपर एनालिसिस. इन फॉर्म्स को डीपर एनालिसिस के थ्रू हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं. मेकिंग द फॉर्म्स सिग्निफिकेंट बना सकते हैं थ्रू डीपर एनालिसिस फॉर्म्स का. क्रिटिकल एनालिसिस क्या कहता है? इंपॉर्टेंस फॉर्म्स में नेसेसरी टू ब्रिज द गैप. फॉर्म और सब्सटेंस के बीच में एक ब्रिज गैप करना, विदाउट इट मिसकंसेप्शंस अराइज. अगर एक फॉर्म और एक सब्सटेंस के बीच में ब्रिज गैप नहीं किया गया तो देयर मस्ट बी मिसकंसेप्शन व्हिच अराइजेस. कमोडिटी फेटिशिज्म, मार्क्स का इंसाइट क्या कहता है इसमें? मार्क्स आइडेंटिफाइड द फिनोमिना. मार्क्स ऐसे फिनोमिना को आइडेंटिफाई करते हैं जहां सोशल रिलेशंस आर परसीव्ड एज रिलेशन बिटवीन कमोडिटीज रेदर देन बिटवीन इंडिविजुअल्स. यही बात जो पहले हमने डिस्कस की कि मार्क्स का इंसाइट ये है, अकॉर्डिंग टू मार्क्स कमोडिटी फेटिशिज्म है सोशल रिलेशन बिटवीन ऐसे सोशल रिलेशन जो कि कमोडिटीज के बिटवीन है, ना कि इंडिविजुअल्स या फिर पर्संस के बिटवीन. अब रीइफिकेशन क्या कहता है? द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोशल रिलेशन. इन सोशल रिलेशन का ट्रांसफॉर्मेशन इनटू मटेरियल रिलेशंस. एक ऐसी थॉट या फिर एक्ट को रियल थिंग में कन्वर्ट करना इज द रीइफिकेशन कहलाता है. और ये कमोडिटी फेटिशिज्म में कैसे होता है? सोशल रिलेशन का मटेरियल रिलेशन में ट्रांसफॉर्मेशन.
obscuring the true nature of producers relationship. प्रोड्यूसर्स रिलेशनशिप को ये ऑब्सक्योर करता है. अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कमोडिटी प्रोडक्शन क्या है? इंडिपेंडेंस ऑफ प्रोड्यूसर्स. कमोडिटी प्रोडक्शन होगी तो उसमें ये प्रोड्यूसर्स को इंडिपेंडेंस होगी. कैसे? कमोडिटीज आर प्रोड्यूस्ड बाय इंडिविजुअल और ग्रुप्स वर्किंग इंडिपेंडेंटली लीडिंग टू अ लैक ऑफ डायरेक्ट सोशल इंटरेक्शन. कोई भी अगर इंडिविजुअल या ग्रुप इंडिपेंडेंटली वर्क करके कमोडिटीज प्रोड्यूस करता है, इससे एक लैक ऑफ सोशल इंटरेक्शन होगा. जो हमारे कमोडिटीज हैं उनके बीच में तो इंटरेक्शन हो सकता है क्योंकि कमोडिटीज आर प्रोड्यूस्ड, और जो इंडिविजुअल्स और ग्रुप हैं उनके बीच में एक सोशल इंटरेक्शन की कमी होगी. ये है कमोडिटी कैरेक्टर प्रोडक्शन का कैरेक्टरिस्टिक. अब आगे एक्सचेंज रिलेशंस क्या क्या बताते हैं. तो सोशल कैरेक्टर ऑफ लेबर. लेबर का जो सोशल कैरेक्टर है वो एक्सचेंज के थ्रू रिवील होता है. अब कोई भी कमोडिटीज का एक्सचेंज होता है उससे लेबर का सोशल कैरेक्टर रिवील होता है, उसके बारे में पता चलता है. वेयर प्रोडक्ट सिंबलाइज द लेबर बिहाइंड. जो प्रोडक्ट है वो उसके पीछे जो लेबर लगी है उसको सिंबलाइज करता है. अब हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट क्या कहता है? इवोल्यूशन ऑफ प्रोडक्शन रिलेशंस. अर्लियर प्रोडक्शन सिस्टम है डायरेक्ट पर्सनल रिलेशनशिप मेकिंग रीफिक्शन ऑफ लेस प्रिविलेज. अर्लियर टाइम्स में जब प्रोडक्शन होती थी तो एक डायरेक्ट पर्सनल रिलेशनशिप होता था. जैसे कि वाटर सिस्टम में एक पर्सनल रिलेशनशिप था. कोई भी अगर प्रोड्यूसर है, कोई भी दो प्रोड्यूसर्स के बीच में एक डायरेक्ट पर्सनल रिलेशनशिप होता था. और मेकिंग रीफिकेशन लेस प्रिविलेज. रीफिकेशन क्या बताया मैंने? जो कोई एक्ट और थॉट को रियल थिंग में कन्वर्ट करना. और यहाँ पे क्या बताया है मार्क्स ने? रीफिकेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोशल रिलेशन इनटू मटेरियल रिलेशन. तो ये रीफिकेशन लेस प्रिविलेंट थी अर्लियर टाइम्स में. तो इवोल्यूशन ऑफ प्रोडक्शन रिलेशन कैसे हुआ? अर्ली टाइम में डायरेक्ट पर्सनल रिलेशनशिप था. और कैपिटलिज्म का रोल क्या कहता है इन इवोल्यूशन ऑफ प्रोडक्शन रिलेशन में? कैपिटलिज्म्स रोल इज दैट एडवांस कैपिटलिज्म. जब 17-18 सेंचुरी में एडवांस कैपिटलिज्म था तो एक इम्पर्सनल प्रोडक्टिव रिलेशंस था. लीड्स टू इम्पर्सनल प्रोडक्टिव रिलेशन जहां मार्केट डायनेमिक्स ओवरशैडो ह्यूमन रिलेशनशिप. एक इम्पर्सनल प्रोडक्टिव रिलेशन बिल्ड हुआ प्रोड्यूसर्स के बीच में, वेयर मार्केट डायनेमिक्स, जहां मार्केट डायनेमिक्स ओवरशैडो कर दिया ह्यूमन रिलेशनशिप को. अब कॉन्सिक्वेंस ऑफ थॉट क्या कहता है? द नेचुरल साइंस फॉर थॉट. नेचुरल साइंस इन्फ्लुएंस द एप्लीकेशन ऑफ नेचुरल साइंस मेथड्स टू सोसाइटी reflects the impact of commodity production on thought. जो application of natural science methods है to society, ये reflect करता है impact of commodity production किसी भी person की thought पर. कि कैसे natural science method से society में इम्पैक्ट ऑफ कमोडिटी प्रोडक्शन पर जो इम्पैक्ट था वो थॉट पर, किसी की सोच पर कैसे पड़ा. ये कैसे रिफ्लेक्ट होता है? नेचुरल साइंस मेथड से, थ्रू नेचुरल साइंस मेथड्स. एंड नेक्स्ट इज द इकोनॉमिक आइडियोलॉजी. अब ये नेचुरल साइंस मेथड था जो लास्ट में, वो एक मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर है कैपिटलिस्ट पीरियड का. While the development of natural science themselves was certainly in part responsible है एक deeper roots of phenomena जो कि
must be sought in change attitude towards society, which was reflex of the flowering of commodity production. commodity production को बढ़ाने में भी नेचुरल साइंस मेथड्स का रोल है। अब इकोनॉमिक आइडियोलॉजी क्या है? द बिलीफ इन एन ऑटोमेटिक इकोनॉमिक ऑर्डर इमर्ज्ड, इन्फ्लुएंसिंग political economy doctrines like those of physiocrats and Adam Smith. कोई भी ऑटोमेटिक इकोनॉमिक ऑर्डर में जो बिलीफ इमर्ज होते हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं पॉलिटिकल इकोनॉमी डॉक्ट्राइन्स को, जैसे कि फिजियोक्रेट्स और एडम स्मिथ। ये फिजियोक्रेट्स एक फ्रांस में फिजियोक्रेट्स है और क्लासिकल स्कूल इन इंग्लैंड ये क्या कहते हैं? द लॉ ऑफ नेचर। ओ फिजियोक्रेट्स और द इनविजिबल हैंड ऑफ एडम स्मिथ, जो एडम स्मिथ का इनविजिबल हैंड की थ्योरी थी। देयर कॉमन फेथ इन द विजडम ऑफ लेजी फेयर एज एन इकोनॉमिक पॉलिसी। इनकी इकोनॉमिक पॉलिसी ये थी कि इनका कॉमन फेथ था विजडम ऑफ लेज फेयर। All attest to a profound belief in the impersonal and automatic character of the economic order, जो कि हमने डिस्कस किया। ये as a profound belief emerge होते हैं in automatic economic order। अब reification of in economic thinking क्या है? Categories of capitalism। इकोनॉमिक कैटेगरी जैसे कि वैल्यू, रेंट, वेजेस एंड वेट अ मिनट, वैल्यू, रेंट, वेजेस एक्सेट्रा आर ट्रीटेड एज यूनिवर्सल ट्रूथ। इनको यूनिवर्सल ट्रूथ की तरह देखा जाता है। ओवरशैडोइंग हिस्टोरिकल डिफरेंसेस। कैपिटलिज्म की कैटेगरीज जैसे कि वैल्यू, रेंट और वेजेस ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये चेंज नहीं होने वाली है कभी। जैसे कि कोई भी चीज की वैल्यू कितनी है, रेंट क्या है, वेजेस क्या है, उनको यूनिवर्सल ट्रूथ माना गया। चेंजेस इन द सेंस मीन्स ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये है, रहेंगे ये चेंजेस हमेशा। चेंजेस ऐसे हो सकते हैं कि रेंट बढ़ गया, कम हो गया, वेजेस बढ़ गई, कम हो गई, बट ओवरशैडोइंग हिस्टोरिकल डिफरेंसेस। अब इंडिपेंडेंट पावर एट्रीब्यूशन क्या कहता है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल आर सीन एज इंडिपेंडेंट एंटाइटीज जनरेटिंग इनकम। इनको इंडिपेंडेंट एंटाइटीज के तौर पर देखा गया है जो कि इनकम जनरेट करती है, मास्किंग सोशल कंडीशन। इल्यूजन ऑफ इक्वालिटी क्या है? commodity ownership. All individual appears equal as commodity owners. Commodity owners के तौर पर all individual equal हैं. Obscuring exploitative relationship in capitalism. This exploitative relationship in capitalism को obscure करके ये क्या है कि all individual appear equal as commodity owners. नेक्स्ट द एलियनेशन ऑफ लेबर। एलियनेशन ऑफ लेबर क्या कहता है? वर्कर्स जो हैं वो लेबर को एज अ कमोडिटी देखते हैं। वर्कर्स अपनी लेबर को व्यू देयर लेबर एज अ कमोडिटी, जो कि मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर एक्सप्लॉयटेशन। जो उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उसको मिसअंडरस्टैंडिंग करती है। क्या? एलियनेशन ऑफ लेबर। वर्कर देखते हैं कि वो जो लेबर कर रहे हैं वो एक कमोडिटी ही तो है, उन्हें ये नहीं पता कि उनका एक्सप्लॉयटेशन ही हो रहा है कैपिटलिज्म में, जो वो अपनी लेबर पावर बेच रहे हैं कैपिटलिस्ट को। अब क्रिटिकल एनालिसिस की एक नेसेसिटी है अकॉर्डिंग टू मार्क्स। ये जो चला आ रहा है इल्यूजन ऑफ इक्वालिटी, ये मार्क्स की थ्योरी है सारी। मार्क्स कहते हैं क्रिटिकल एनालिसिस की जरूरत है। सुपर स्ट्रक्चर जस्टिफिकेशन। इथिकल
और लीगल प्रिंसिपल अराइज फ्रॉम द एक्सेप्टेंस ऑफ कैपिटलिस्ट फॉर्म एज नेचुरल। जो इथिकल और लीगल प्रिंसिपल है जो अराइज हुए हैं कैपिटलिस्ट एक्सेप्टेंस कि ये जो एक्सप्लॉयटेशन है ये नेचुरल है। ये कौन कहता है? ये कैपिटलिस्ट कहते हैं ये कि एक्सप्लॉयटेशन जो ये काम कर रहे हैं ये नेचुरल है, ये इनका इथिकल और लीगल प्रिंसिपल्स हैं। यही सुपर स्ट्रक्चर को जस्टिफाई करता है। अब हिस्टोरिकल रिलेटिविटी क्या है? अ क्रिटिकल एनालिसिस रिवील करता है हिस्टोरिकली कंटिंजेंट नेचर ऑफ कैपिटलिस्ट जस्टिस एंड लीगैलिटी। एक क्रिटिकल एनालिसिस से पता चलता है कि हिस्टोरिकली जो कंटिंजेंट नेचर ऑफ कैपिटलिस्ट है वो जस्टिस और लीगैलिटी को शो करते हैं। अब रेशनैलिटी वर्सेस इरेशनैलिटी क्या कहता है? इकोनॉमिक रेशनैलिटी, जो कमोडिटी प्रोडक्शन है वो रेशनल इकोनॉमिक सिस्टम को फोस्टर करता है, बढ़ाता है, allowing individual to plan effectively। इकोनॉमिक रेशनैलिटी ये कहती है अकॉर्डिंग टू मार्क्स कि कमोडिटी प्रोडक्शन रेशनल इकोनॉमिक सिस्टम से फोस्टर होता है, बढ़ता है, बढ़ती है और अलाउ करता है इंडिविजुअल को टू प्लान इफेक्टिवली। अब कॉन्ट्राडिक्शन इन कैपिटलिज्म क्या है? डिस्पाइट रेशनलाइजेशन प्रोसेस, कमोडिटी प्रोडक्शन के प्रोसेस में रेशनलाइजेशन है, फिर भी ओवरऑल सिस्टम बिहेवियर कैन बी इरेशनल और डिस्ट्रक्टिव। इसके बाद भी सारा सिस्टम इरेशनल और डिस्ट्रक्टिव हो सकता है, कैन बी। सो कंक्लूजन क्या है इस चैप्टर का और इस पॉइंट का? द क्वालिटेटिव वैल्यू थ्योरी, जो इस चैप्टर का भी नाम है, essential for understanding Marx's critique of capitalism। मार्क्स की कैपिटलिज्म के क्रिटिक को समझने के लिए it is essential to understand the qualitative value theory। मार्क्स की कैपिटलिज्म की क्रिटिसिज्म को पढ़ने के लिए, समझने के लिए हमें क्वालिटेटिव वैल्यू थ्योरी को समझना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये हाईलाइट करता है कॉन्ट्राडिक्शंस विद इन द कैपिटल सिस्टम और सेट स्टेज फॉर फर्दर एनालिसिस, और आगे के एनालिसिस के लिए एक स्टेज सेटअप करता है। सो क्वालिटेटिव थ्योरी मार्क्स की कैपिटलिज्म क्रिटिक को समझने के लिए, मार्क्स कैपिटलिज्म को क्रिटिसाइज करते हैं, उसको समझने के लिए क्वालिटेटिव वैल्यू थ्योरी एसेंशियल है, क्योंकि ये हाईलाइट करती है कॉन्ट्राडिक्शन विद इन द कैपिटलिस्ट सिस्टम कि क्या क्या कॉन्ट्राडिक्शन है, और फर्दर एनालिसिस के लिए स्टेज का सेटअप करती है। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। विद दिस आर चैप्टर 2 फर्स्ट रीडिंग ऑफ यूनिट 3 DSC इकोनॉमी स्टेट एंड सोसाइटी ends here। In next video, we will start from chapter 4, second reading number first का ही second chapter है, chapter number 4, which is in our syllabus DSC State and Society। So this is all for today. Thank you for watching my video.